प्रणाम सभी को, नमस्कार। हिंदी आईएफपीएस के इस 551वें दिन में मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अ, ये 7:30 से 8:30 बजे तक का आईएफपीएस का हिंदी मंच है। इसके बाद 8:30 से 9:30 तक के लिए इंग्लिश का सेशन होगा, इंटरनेशनल सेशन। उसके बाद मलयालम का लोकल सेशन होगा। आईएफपीएस बेसिकली कोशिश है जिसके तहत हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथ हमारे साथ इस मंच के थ्रू जुड़ें और अपने ज्ञान को हमारे साथ प्रोपोगेट कर सकें। इसी कोशिश के तहत हमारे साथ आज जुड़े हैं कल के मेहमान। कल भी हमारे साथ डॉक्टर अकरम खान जी थे और आज भी वही हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। जी धन्यवाद। तो जैसा मैं बता रहा था कि आज के भी हमारे मेहमान डॉक्टर अकरम खान जी ही हैं। जिन्होंने कल का सेशन नहीं ज्वाइन किया उनके लिए बता दूं, डॉक्टर अकरम खान जी का बीएचएमएस, सर ने अपना बीएचएमएस नेमीनाथ कॉलेज आगरा से कंप्लीट किया है। सर 8 साल से ज्यादा डॉक्टर एल एम खान सर के साथ उनके क्लिनिक पे वर्क कर चुके हैं और पिछले 1 साल से सर वेबिनार्स के थ्रू अपना ज्ञान प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ने कल भी अपने एक्सपीरियंसेस को जो उन्होंने एलएम सर से सीखा है उसके बारे में हमें बता रहे थे, और आज भी सेम टॉपिक पे ही सर अपना कल का सेशन दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। सर एक बार फिर से हिंदी आईएफपीएच के इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अपना प्लीज आज का सेशन शुरू करें। तो हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। और कल जो हमारा टॉपिक था वो ऑर्गेनिन के ऊपर था, प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ ऑर्गेनिन इन होम्योपैथी। और आज जो सर ने हमारा टॉपिक दिया था वो केसेस के ऊपर है, लर्निंग द बेड साइड केसेस ऑफ एलएम खान सर। तो और जो हम लगातार आपसे 2 दिन जुड़े हैं, इसका सारा क्रेडिट सर को जाता है। सर ने कहा कि आपको 2 दिन कहना है। मैंने कहा सर, जो हुक्म हो आपका। और हम लोग यहाँ पे सीखने आते हैं, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं बहुत जूनियर हूँ। उसके बाद भी सर हमें इतनी रिस्पेक्ट, इतना इम्पोर्टेंस और इतना काबिल समझते हैं कि मैं आप लोग जैसे लर्नेड लोग के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। सो माई ऑल थैंक्स टू सानी सर फॉर गिविंग मी द चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेड साइड लर्निंग का है। तो इसके लिए मैं कोई स्लाइड वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। मैं नॉर्मली कुछ केसेस जो सर का मैंने देखा है और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और जो हमारे घर में एक्यूट कंप्लेन वगैरह ये सब में जो हम लोग यूज करते हैं होम्योपैथी प्रैक्टिकली, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर डिस्कस करूं। ड्यूरिंग व्हेन आई वाज 10th और 11th स्टैंडर्ड, उस वक्त मैं अपने कुछ फ्रेंड लोग के साथ बाहर आउटिंग पे जा रहा था। तो मुझे सडनली कल मतलब कि जिस दिन जाने वाला था उससे एक दिन पहले ही हल्की फीवरिश फीलिंग थी। और उसके नेक्स्ट डे जब मैं निकला, बाहर गया फ्रेंड लोग के साथ, ट्रैवल कर रहा था, जा रहा था कोलकाता ही में, तो मुझे अचानक बहुत फीवरिश फीलिंग डेवलप हो गई, फीवर डेवलप हो गई। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा है, मे भी मैं अगर थोड़ा लॉन्ग टूर में अगर ट्रैवल करूं तो मे भी ठीक हो जाएगा, अभी हो सकता है मे भी लगता होगा, कोई ऐसी ये नहीं।
लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रही थी, फीवर और बढ़ गई। फिर मैंने जब देखा कि नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज्यादा फीवरिश फीलिंग हो रहा है, तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि आप मुझे घर छोड़ दो। तो वो मेरे फ्रेंड लोग मुझे लाके घर छोड़ दिए। तो आया तो मैं घर पे, जब मैंने चेक किया, मेरा फीवर 101 2 के करीब हाई राइज फीवर था हो रहा, और बहुत शिवरिंग, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा लग रहा था। मैंने, और वो ठंडा का वक्त भी नहीं था, गर्मी के वक्त था, चिलीनेस बहुत ज्यादा था। तो मैं ब्लैंकेट ओढ़ के लेट गया। तो मेरी सिस्टर उस वक्त होम्योपैथी ज्वाइन की थी, वो मेरे पास आई। पापा ने कहा मुझसे पूछो फीवर है, सिम्टम उसका नोट करो। तो उसने आके सारा क्वेश्चनिंग किया मुझसे, पानी का प्यास कैसा है, ऐसा है वैसा है, सारी सिम्टम उन्होंने लिया। मुझे कुछ भी कहने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा था। उसके बाद पापा आए, सलीम खान सर आए मेरे पास, बैठे, और कुछ कोई सवाल नहीं किए कि बुखार है कि नहीं है, कितना है, क्या पानी का प्यास है, कुछ नहीं। वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ बैठे रहे, 10 मिनट 15 मिनट मेरे साथ बैठे रहे, हाथ पकड़ के बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया कि मैं ऐसे हाथ पकड़ के हूँ, अच्छा लग रहा है या फिर हाथ हटा दूं। मैंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरा हाथ ऐसे ही पकड़ के रहिए, छोड़िए मत। तो फिर उन्होंने कहा कि पानी दूं। उस वक्त नहीं कहा, थोड़ा देर रुक के फिर उन्होंने कहा पानी पियोगे। मैंने कहा नहीं, पानी पीने का मन नहीं कर रहा। फिर उसके कुछ देर के बाद उन्होंने मेरी सिस्टर को कहा कि इसे पल्सा टीला 1 ml 15-15 मिनट में इसे दो। आफ्टर द वन एंड द सेकेंड डोज ऑफ द पल्सा टीला, फीवर एकदम नॉर्मल पे आ गया, चिलीनेस सारा खत्म हो गया, टोटली वैनिश। और मेरे ख्याल से उसके बाद भी 1-2 डोज मैंने लिया आफ्टर फीवर उतरने के बाद भी, क्योंकि प्यास का सिम्टम एकदम नहीं था। फिर उसके बाद फिर मैं नॉर्मल हो गया, फीवर उतर गया, तो उसके बाद फिर फीवरिश फीलिंग नहीं आया। फिर उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया, कोई फीवर नहीं। फिर उसके बाद मैं भी आना जाना करने लगा, चलने लगा, वॉक करने लगा। पापा ने कहा भी कि आप रेस्ट कर लो, नहीं तो फिर फीवर आ जाएगा। लेकिन बॉडी इतना अच्छा हो गया था नॉर्मल की तरह, कि लग रहा था कि अब नहीं आएगा। मैंने कहा कि नहीं, अब नहीं होगा। फिर शाम के वक्त थोड़ा फीवरिश फीलिंग लगा, तो मैंने कहा कि नहीं, हल्का फीवरिश फीलिंग लग रहा है मुझे, अब क्या करें। उन्होंने, पापा ने कहा कि पानी का प्यास है अभी। मैंने कहा नहीं। वो ठीक है, पल्सा टीला 1 ml कर दो। वो 1 ml मैंने लिया, उसके बाद से मुझे फीवर नहीं आया। फिर जब मैं होम्योपैथी में आया 2 साल के बाद तो ये इंसिडेंट बता के मैंने पापा से डिस्कस किया कि आपने पल्सा टीला क्यों दिया। और तो उन्होंने कहा कि द रोल ऑफ द फिजिशियन, जैसे कि कल मैंने डिस्कस किया था, कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारा पेशेंट जो है बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता है, बोलना उस वक्त पसंद नहीं करता। लेकिन वी एज अ होम्योपैथ, जब तक हम सिम्टम कलेक्ट नहीं करेंगे, पेशेंट से सिम्टम जब तक नहीं पूछेंगे,
पेशेंट जब तक हमको डिटेल में नहीं बताएगा हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये भी एक आर्ट है, अगर आप अपने लाइफ में अगर जब पेशेंट देखोगे तो कुछ सिम्टम ऐसे ही हम लोग को निकालना पड़ता है। जैसे उन्होंने कहा कि मैं हाथ पकड़ के हूं तो कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा कि हाथ लग पकड़ के हूं, मैं हाथ हटा लूं तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, कि किस तरह से हमको सवाल करना। अगर वो उस तरह से सवाल करते आके मुझसे, पानी का प्यास कैसा है, बुखार कैसा है, कैसा ठंडा लग रहा है, कहाँ से ठंडा शुरू हो रहा है, तो जो एक पॉइंट होता है, रुक रुक के टाइम लेके पेशेंट से ठहराव देके, जल्दी पे दो सिम्टम पूछ के पेशेंट को दवा देने से बेहतर है कि हम पेशेंट को टाइम दे के ठीक करें। द सिम्टम वॉज फीवर विथ चिल, बुखार ठंडा दे के आ रहा था, फीवर विथ चिल, नो थर्स्ट एंड डिजायर फॉर द कॉन्सिलेशन, acute complaint hypotension given a repetition in a short interval। यही सिम्टम अगर क्रॉनिक कंप्लेन में रहता, माइन्यूट डोज में हम लोग, लेकिन एक्यूट केस में जैसे कि कल मैंने की बताया, रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन, क्योंकि एक्यूट कंप्लेन में इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज कंप्लेन जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, उसको बहुत जल्दी रिपीटेड डोजेस देना पड़ता है और बहुत जेंटल तरह से देना पड़ता है। और मैंने वो मेडिसिन ऑल्फेक्शन में लिया था, और कहते हैं कि जैसे कि सेंसेस में हमारा सबसे ज्यादा वर्क जो करता है वो ऑल्फैक्टरी करता है। तो ये एक्यूट का सिम्टम था मेरे लाइफ में। इन केस ऑफ फीवर, क्या मेडिसिन, पल्साटीला, लाइक पॉलीक्रेस रेमेडी, और हम लोग मोस्टली ब्राइनिया, आर्सेनिक, एकोनाइट इसी में दल का मारा, इसी में हम लोग परेशान रहते हैं। ये नहीं है कि ये पॉलीक्रेस रेमेडी है, ये एक्यूट रेमेडी है, नहीं। इफ द सिम्टम persist, whether is the complaint of the acute or the chronic। जैसे कि दलका मारा जैसी रेमेडी को लोग एक्यूट रेमेडी समझते हैं, लेकिन हैनेमन ने क्रॉनिक डिजीज में उसे किया दलका मारी जैसी रेमेडी को। तो सोचिए कितना क्रॉनिक। एक केस है मेरे फादर का, कोमा का केस है, उसमें उन्होंने दलका मारा दिया था और पेशेंट कॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस कंप्लेन में कोमा के केस में उन्होंने डलका मारा दिया, पेशेंट कॉन्शियस हो गया। कोमा का केस में पेशेंट का कोई भी ऐसा फिजिकल या मेंटल जर्नल बताने वाला कुछ नहीं, उन्होंने पेशेंट को देखा और उस मोमेंट में सिर्फ एक सिम्टम जो मार्क किया वो था ट्विचिंग ऑफ द अपर लिप। कॉर्निनेशन के पटरी में वन सिंगल रेमेडी है ट्विचिंग ऑफ द अपर लिप में डलका मारा, और उन्होंने डलका मारा दिया पेशेंट को। और सेम एज अ केस मेरी सिस्टर ने
सेम इसी बेसिस पे डल का मारा दिया था। एक पेशेंट था एपिलिप्सी के, एक बच्ची अभी भी जिंदा है और अभी भी हमारे ट्रीटमेंट में है, बहुत बेटर है। उसे सडन अनकॉन्शियस हो गई आफ्टर द एपिलेप्सी अटैक। उसकी पेरेंट्स बहुत डर गई। वो सीधा उस पेशेंट को लेके गई न्यूरो साइंस, यहाँ हमारे कोलकाता में एक न्यूरो साइंस हॉस्पिटल है, बहुत नर्व का, न्यूरोलॉजिकल कंप्लेन का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो वो सीधा कंसर्न में उसे वहां लेके गई पेशेंट। तो वहां के डॉक्टर लोग ने कहा ऐसा है, आप पहले एडमिट करिए, आईसीयू में एडमिट करना होगा, इतना पैसा लगेगा सारा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने फोन किया मेरी सिस्टर को, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो सीधा लेके हमारे क्लिनिक पे आ गई। तो मेरी सिस्टर ने भी देखा तो सिर्फ एक सिम्टम देखा कि उसका यहाँ अपर लिप में बहुत ट्वीचिंग हो रहा था। और उन्होंने 30 पोटेंसी बना के ऑल्फेक्शन में उसे रिपीटेड सुंघाने की कोशिश की। आफ्टर फ्यू डोजेज ऑफ जल का मारा कॉन्शियस। और वो आज भी हमारे पास आती है, आज भी ये इंसिडेंट सुनाती है और आज भी कहती है कि आप लोग के वजह से मेरे बच्चे का कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं हुआ और वो बच गई। तो ट्विचिंग ऑफ द अपर लिप and no other symptom is significant, like cases of unconscious cases of, never forget to prescribe Dalkamara like remedy. So एक केस मैं, और ये छोटा मोटा केस में ऐसी जो हमारे यहाँ है वो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि स्लाइड दिखा के बोलने से आदमी थोड़ा बन जाता, उसी लिमिटेशन में बोलना पड़ता है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि जो जो केस मुझे याद है वो मैं यहाँ आज डिस्कस कर लूँ। एक ऐसा इंसिडेंट मेरे ड्यूरिंग मेरे कॉलेज पीरियड में हुआ था, कॉलेज के टाइम में मुझे बहुत सीवियर हेडेक हो रहा था, बहुत सीवियर। तो हमारा जो हॉस्टल था वो छत पे था, रूम था और कुछ पार्ट छत था, हाफ रूम था हाफ खुला जगह था। बहुत सीवियर हेडेक हो रहा था। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स लोग को कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, सोने दो, प्रॉपर सोएंगे तो मे भी ठीक हो जाए। बहुत दर्द हो रहा था, बर्दाश्त मैंने सारा, हो सकता मे भी गैस्ट्रिक कंप्लेन हो गया हो, कुछ भी। तो मैं छत की तरफ गया वॉशरूम में, अब कि मैं थोड़ा वॉशरूम होके आता हूँ तो मे भी शायद मेरा हेडेक कम हो जाए। तो जब मैं वॉशरूम की तरफ गया तो छत की तरफ, तो मेरे एक दो फ्रेंड लोग थे वहां बैठ के बातचीत कर रहे थे, वॉशरूम भी बिजी था। तो मैं उनके पास कुछ देर रुक गया बात करने के लिए। तो उस वक्त शाम के वक्त था, 5 बजे 6 बजे के करीब, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो मैं उनके साथ खड़ा हो गया, बातचीत करने लगा। तो आफ्टर फ्यू टाइम्स, जब टाइम पास हुआ तो मैंने देखा कि मेरा हेडेक बहुत रिलीफ हो गया, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर रहा, बहुत आराम मिल गया। फिर मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम से आया, थोड़ा देर और खड़ा, एकदम मतलब नॉर्मल हो गया, फ्रेश हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा देर मैं लेट जाता हूँ। फिर मैं वापस रूम में आया, मैं बैठा। आफ्टर फ्यू मिनट्स के बाद फिर हेडेक मेरा आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू हो गया, डेवलप शुरू हो गया। फिर मैं थोड़ा देर रुका कि जब ज्यादा होने लगा मैं फिर बाहर आया। फिर बाहर आके थोड़ा देर मैं रुका, फिर थोड़ा रिलीफ होने लगा। तो मैंने अपने एक जूनियर को कहा कि मेरे साथ फार्मेसी में चलो, एक मेडिसिन हमको दो, पल्सा टीला। उस वक्त मैंने पल्सा टीला 1 mg लिया। और उसके बाद थोड़ा देर आके मैं
छत पे रहा, उसके बाद रूम में थोड़ी देर बाद गया, complaint was better. The symptom is complaint aggravate in the warm room and closed room and better in the open air. और उस ड्यूरेशन में जब मैं हॉस्टल में था, कॉलेज में जब था, थोड़ा होम सिकनेस भी हो रहा था, लोगों की याद आ रही थी, तो कॉन्सोलेशन का बहुत इंटरनली डिजायर भी था। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट रख के अपने आप में पल्सा टीला लिया। तो मेरा कहने का ये मतलब है, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है, बहुत जनरल सिम्टम होता है, लेकिन हम लोग प्रिस्क्राइबिंग में इसी में चूक जाते हैं, हम लोग मिस कर देते हैं। जो सिम्टम जिस वक्त जितना डोमिनेट कर रहा है, उस वक्त उसका आप यूटिलाइज करो। ओपन एयर में इतना बेटर हो जाना कंप्लेन, और जनरल फीलिंग, फिजिकल फीलिंग बेटर by the relief of the open air, mental internally feeling desire of the consolation. This matchup जो मुझे डिसाइड किया कि I should go with the remedy like pulsativa in headache complaint. तो इन हेडेक मैंने पल्साटिला लिया विद द सिम्टम ऑफ द डिजायर फॉर द ओपन एयर, और ये इतना अच्छा रिजल्ट दिया। और इस बेसिस पे मैंने बहुत से कंप्लेन पेशेंट के पल्साटिला दिया है विद द सिम्टम ओपन एयर का डिजायर एंड द कॉन्सोलेशन डिजायर। और अभी रिसेंटली हमारे यहाँ ये जनरल 2 केस, एक्यूट केस, जो मैंने पल्साटिला से बहुत बेटर किया, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। डलका मारा का केस मैंने जो डिस्कस किया, और एक जैसे हमारे यहाँ अभी वायरल इन्फेक्शन, वायरल कंप्लेन बहुत ज्यादा चल रहा था ड्यू टू द चेंज ऑफ द वेदर। सारे लोगों को बहुत फीवर आ रहा था, और मेरी एक पेशेंट है, उन्हें इतना बिलीव है मुझ पे, और बहुत टाइम से मुझे दिखा रही है वो, 2 साल से कंटिन्यूअस। तो उनको इतना बिलीव है मेरे ऊपर कि शुरुआती में मैंने कह दिया था कि आपका कोई एक्यूट कंप्लेन भी हो तो आप मुझसे डिस्कस करो, आप एलोपैथिक मेडिसिन, पैरासिटामोल या एंटीबायोटिक वगैरह आप कभी मत लेना, कुछ भी, पहले आप हमसे डिस्कस करो। तो उनके बेटे का कंप्लेन हुआ सडन चेंज ऑफ द वायरल वेदर, बहुत सीवियर बुखार एंड सर्दी खांसी। तो जब आया मैंने सिर्फ एक चीज पूछा, पानी का प्यास कैसा है? उसने कहा पानी का प्यास बहुत है। मैंने एकोनाइट 200 दिया, रिपीटेड 1 आवरली, आराम मिल जाए तो आप 3-3 घंटे। आफ्टर 3-4 डोजेज ऑफ एकोनाइट, कंप्लेन बेटर, फीवर, कफ, इन ड्यूरिंग दिस ईयर 2024, जो चेंज ऑफ वेदर जो कांस्टेंट हमारे यहाँ जो हुआ है, मोर देन 20 to 25 केसेस, मेरा अपना पर्सनल, मैंने एकोनाइट से ठीक किया। तो कभी भी ऐसा वायरल कंप्लेन में अगर सडन चेंज ऑफ द वेदर अगर होता है और पानी का प्यास बहुत रहता है, जितना अदर सिम्टम भी अगर आपके पास आए, चाहे डल का मारा ब्रांड, ये वैकोनाइट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एकोनाइट मेरे ख्याल से मैंने जितने लोगों को दिया है, कोई भी मुझे अभी नेगेटिव रिजल्ट किसी ने नहीं दिया, सब में
3-4 डोज 5 डोज खाते ही एकोनाइट 200 का, क्योंकि एलेन स्किनोट में अगर आप पढ़ेंगे एकदम स्टार्टिंग ही में 3-4 लाइन के अंदर उसमें कहा गया सडन एटमोस्फेरिक चेंजेस, सडन जो वेदर में चेंज आता है, आज बरसात हुआ है कल गर्मी हो गया, आज गर्मी है कल बरसात हो गया, उसका जो एक्सपोजर हुआ उस चेंज ऑफ वेदर में सडन जो अगर आपको फीवर बुखार सर्दी खांसी कुछ भी डेवलप होता है और पानी का प्यास बहुत ज्यादा उसमें अगर रहता है, नेवर फॉरगेट टू प्रिस्क्राइब एकोनाइट इन एक्यूट कंप्लेंट। और ये आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, कभी भी नहीं। और जैसे एक रेमेडी है हम लोग जो यूज करते हैं, पोडोफाइलम, किसी को भी अगर सीवियर डायरिया अगर होता है, बहुत ऑफेंसिव एंड जेट लाइक, एकदम पिचकारी के तरह अगर बाथरूम अगर होता है, टॉयलेट होता है, स्टूल होता है, एकदम पिचकारी की तरह ऐसा लगेगा कि नल खोल दिया, वैसा होता विथ ऑफेंसिवनेस, और पेशेंट को पेट पे हाथ सहलाने से आराम मिलता है। नेवर फॉरगेट टू प्रिस्क्राइब a remedy like पोडोफाइलम 201 ml, जैसा अगर जैसा सिम्टम रहे आप रिपीटेड दो, इससे आराम मिलेगा। द डायरिया मस्ट स्टॉप विथ वाटर ऑफ सोडियम आयोडीन का जो डिफिशियंसी होने लगता है उसके साथ आपको देते रहो पोडोफाइलम, इनफ है वो इन्फेक्शन को, वो स्टूल को रोकने के लिए। जेट लाइक विथ ग्रेट ऑफेंसिवनेस, और यही डायरिया में अगर कंप्लेन होता है, ऐसा लगता है कि पेट को पूरा क्रैम्पिंग लाइक ममोड़ के स्टूल होता है, जिसको हम लोग बिहार के लैंग्वेज में कहते हैं कि ममोड़ के स्टूल होना, पेट ऐसा लगता है एकदम क्रैम्पिंग लाइक कि ऐसे लग रहा है अंदर से कोई मोड़ रहा है, और बाथरूम जाके इनएफेक्चुअल रहता है, लगता है कि और होगा, दिल रहता है कि बैठे रहे। नेवर फॉरगेट टू गिव मार्कॉर, मार्कॉर 201 ml आप उसको दो, और ये जो सिम्टम है पेट ममोड़ने वाला, वो आराम मिल जाएगा। ये मैं ऐसी क्लिनिकल एक्यूट कंप्लेन में जो हमारे यहाँ क्लिनिक में होता है और जो हम लोग देते हैं और जिससे ठीक होता है कंप्लेन, मोस्टली मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि डिस्कस कर रहा हूँ कि जिससे हमारा यूज कर सके जो हम मेडिसिन, जैसे यही पोडोफाइलम जो है, कोई भी लेडी अगर प्रेगनेंसी के वक्त आती है, अगर उसका कोई कंप्लेन अगर होता है, वॉट एवर मे बी द कंप्लेन, कोई भी कंप्लेन अगर हो, और पेशेंट का डिजायर होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लाइंग ऑन एब्डोमेन, लाइंग ऑन एब्डोमेन अलग चीज हो गया, इन जनरल मेडोराइनम वगैरह कार्सिनोसिन वगैरह ये सारी रेमेडी है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी को डिजायर होता है कि प्रेग्नेंट है, उस वक्त डिजायर रहता है, नहीं सो पा रही है मजबूरी में, लेकिन पेट के बाद अगर सो ले तो उससे आराम मिलता है। नेवर फॉरगेट, कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी मैटर हो, नेवर फॉरगेट टू गिव पोडोफाइलन। एलेंस की नोट अगर आप पढ़ेंगे, ये 3rd ग्रेड में लिखा हुआ है, लेकिन ये इतना अनकॉमन सिम्टम है कि प्रेगनेंसी के वक्त पेट के बल सोने में आराम मिल रहा है।
जैसे कल किसी ने 153 वाली जो बात कही थी, तो अनकॉमन क्या होता है, ये नहीं कि बोल्ड का कोई सिम्टम है, इटैलिक का कोई सिम्टम है, नहीं। जो इतना अजूबा हो, जो अवे फ्रॉम द डिजीज, अवे फ्रॉम द कंप्लेन, और इन जनरल ऐसा हो जो सबसे अलग हो, जो आपको इंडिविजुअलाइज कर दे, आपको अलग बता दे। इन जनरल पेट के बल सो रहा है, ठीक, उससे आराम मिलता है, लेकिन प्रेगनेंसी में पेट के बल सोने में आराम मिलता है। जैसे एक सिम्टम है डलका मारा का, जो मैंने डिस्कस किया, मिटेरिया मेडिका प्योरा का सिम्टम है, पीसी पाल्सर का, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था। मैंने अपने फादर से शुरू से सुना है, सिंस बचपन से, और भी लोगों को मैंने अपने सीनियर जितने हैं उन लोग के से भी सुना था। पेन इन दी नेवल रीजन और अराउंड दी नेवल रीजन, एग्जैक्ट दर्द बताएगा, अपना हाथ पॉइंट आउट करेगा सीधा नेवल रीजन में और कहीं नहीं। नेवल रीजन के पास अपना हाथ देख, कहां दर्द होता है, यहां होता है, नहीं, राइट नहीं, लेफ्ट, कहीं नहीं, एग्जैक्ट नेवल रीजन पे पेन हो रहा है, चाहे स्टिचिंग पेन होता है, चाहे प्रिकिंग, वॉट एवर भी मे बी द कैरेक्टर ऑफ द पेन, लेकिन हो रहा है सिर्फ नेवल रीजन में और कहीं नहीं, अराउंड द नेवल रीजन, इन द नेवल रीजन। Whatever may be the complaint, whatever may be the symptom, whatever may be the disease, never forget to prescribe a remedy like Dalkamara. Pain in the navel region and around the navel region. Never forget to prescribe Dalkamara. नाभि के पास दर्द हो रहा है, whatever may be the character, pricking pain, stitching pain, burning pain, lacerating pain, पेन का कैरेक्टर से मतलब नहीं है, हो रहा है जगह से मतलब है। अराउंड द नेवल रीजन, इन द नेवल रीजन, बस एक पॉइंट आउट कर रहा, बस यहीं पे और कहीं नहीं। और हमारे यहाँ एक रेमेडी है, तो बहुत दफा मैंने यूज भी किया, फादर को भी देखा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो भी मैं अनकॉमन की बात कर रहा हूँ। थर्ड ग्रेड सिम्टम है बेलेडोना का, एलेंस की नोट में लिखा हुआ है, फीलिंग लाइक, ये जो होता है ट्रांसवर्स कॉलन, फीलिंग लाइक प्रोट्रूड लाइक अ पैड, ऐसा लगेगा रुई का गद्दा मोटा मोटा, ऐसा टाइप का इस जगह पे पूरा पैड लगेगा, कि लगेगा कोई एकदम मोटा रुई का तख्ता बना हुआ, सिर्फ एग्जैक्ट। पेशेंट आपको पोजीशन बताएगा कि मेरा सिर्फ यहाँ पे मोटा मोटा टाइप का डॉक्टर साहब ये लगता है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, क्या बीमारी, समझ नहीं है। पेशेंट को क्या पता ट्रांसफर कॉलिन क्या है। ये हमारा, जैसे कि मैंने कल कहा था फॉरिज्म 3 का, नॉलेज ऑफ द डिजीज, नॉलेज ऑफ द एनाटॉमिकल, हमारा फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, तो हमको नॉलेज होना चाहिए कि मेरा ये जगह जो ये पोजीशन बता रहा है, यहाँ पे क्या ऑर्गन। ट्रांसफर कॉलन के पास ऐसा ऐसा लगेगा कि एकदम मोटा गद्दा टाइप का, पैड लाइक का सेंसेशन, बस उतना दूर डॉक्टर साहब और कहीं नहीं। मैंने एक नहीं दसों पेशेंट को ऐसा सेम पोजीशन पे बताते हुए देखा है कि ऐसा लगता है यहीं पे। ये बेलाडोना थर्ड ग्रेड सिम्टम है बेलाडोना का, ट्रांसफर कॉलन फीलिंग प्रोट्रूड लाइक अ पैड। और मोस्टली हमारे बेलाडोना जो लोग कहते हैं एक्यूट केस में कंप्लेन यूज होता है, स्पेशली इन दी हाई राइज फीवर। अगर हाई राइज फीवर है पेशेंट को और चेहरा थोड़ा फ्लशी रेड टाइप का है और फीवर हाई राइज 103 104 और चेहरा में लाली है, कान में रेडनेस है और थ्रॉबिंग सेंसेशन अगर होता है, हेडेक हो रहा है या सर भारी हो रहा है, एकदम दुप 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 लग रहा है,
बेलाडोना 10 ml, 1 ml, 50 ml, CM, इस लेवल पे आप प्रिस्क्राइब करिए, रिपीटेड 5-5 मिनट में आप करिए। और एक केस है हमारे घर का, मेरी भाई की बेटी का। वो जब छोटी थी, उसको सडन, उसने कुछ ठंडा खा लिया था, एक्सपोजर हुआ था, उससे सडन एजमेटिक सिम्टम डेवलप हुआ था, ब्रीदिंग डिस्ट्रेस, बहुत सीवियर। मतलब कि इस लेवल का सीवियरिटी था कि मे भी बिना नेबुलाइजर का, स्टेरॉइड का, वो कंप्लेन बेटर नहीं होता। इस लेवल का सीवियरिटी हुआ था। पूरा निमोनिया का सिम्टम, पूरा चेस्ट का पसली जो है वो पल्पेट कर रहा था, बहुत सीवियर। बहुत ब्रीदिंग डिस्ट्रेस हो रहा था, बहुत सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत कंप्लेन भरा हुआ था। हम लोग रिपीटेड मेडिसिन दे रहे थे, लेकिन कोई नहीं। मेरे फादर उसे गोद में लेके घूम रहे थे, और उन्होंने देखा कि जहाँ पे उसको दर्द हो रहा है, जहाँ पे उसका जो पल्पिटेशन हो रहा है, पंपिंग हो रहा है, फ्लैपिंग ऑफ दी रिब्स का जो हो रहा है, उस जगह को वो अपने कंधे पे रख के उसको रब कर रही थी, और उससे उसको ब्रीदिंग में आराम मिल रहा था। माई फादर गिव हर phosphorus 3 रिपीटेडली, और आफ्टर फ्यू आवर वो सो गई। रबिंग एंड mesmerizing complaints feels better, whatever may be the complaint. और एक केस, निमोनेटिक कंप्लेन अगर होता है और फास्फोरस का अगर सिम्टम मिलता है, तो फास्फोरस अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे आज का एक हमारे पास केस था, मैं मुंबई गया था तो वहां से केस देख के आया था, उसका मैंने आज डिस्कस किया अपने फादर से, उसे दिखलाया पेशेंट को। तो उसका कंप्लेन जो था, वो पेशेंट जो है सस्पेक्टेड टाइप ऑफ ऑटिज्म का केस है, बहुत हाइपर एक्टिविटी है, वीएस टू कोल्ड टेंडेंसी है, बहुत जल्दी सर्दी खांसी उसको लग जाता है। तो देखने में थोड़ा फ्लैबी है, हेल्दी है। फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली बैकग्राउंड, फादर को 2 बार ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, 2 बार फादर को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, ग्रैंडफादर को हुआ है, ग्रैंड मदर को। फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली बैकग्राउंड ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। वीएस टू कोल्ड टेंडेंसी, जरा सा वेदर चेंज जहां होता है उसको सर्दी खांसी, स्पेशली कफ, येलोइश कफ डिस्चार्ज। बहुत हाइपर एक्टिविटी, बहुत। एंड फैमिली हिस्ट्री बैकग्राउंड ट्यूबरकुलोसिस, एंड extremely fear of the dog. My father gave him basilinum in LM potency. ट्यूबरकुलर बैकग्राउंड जो होता है, ट्यूबरकुलर डायथिसिस जो होता है पेशेंट का, वो बहुत हाइपर एक्टिविटी होता है, बहुत हाइपर एक्टिविटी। तो वो जो उसका डायथिसिस है, वो जो उसका कंप्लेन है, वो इतना इनबिल्ड है, वो इतना डोमिनेट कर रहा है कि उसका जो कंप्लेन है
उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लाके उसको खड़ा कर दिया। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक फैमिली हिस्ट्री बैकग्राउंड ट्यूबरकुलोसिस, पेशेंट वीएस टू कोल्ड टेंडेंसी, उसके फादर को टीबी हुआ था, उसके ग्रैंडफादर को टीबी हुआ था, फियर ऑफ द डॉग, एंड पेशेंट इज द हाइपर एक्टिव, जर्नल, फिजिकल एंड मेंटल। और पेशेंट जो है, बच्चा जो है, वो थोड़ा डिलेड स्पीच, और ट्यूबरकुलिनम एंड बेसिलिनम जो मेडिसिन हमारे ट्यूबरकुलर डायग्नोसिस की होती है, उसमें थोड़ा डिलेड स्पीच भी होता है। तो जजमेंट इन दिस केस एज अ ओवरऑल, जो सब अनकॉमन था, और ये मर्ज होके जब प्रिस्क्राइब होता है और फैमिली बैकग्राउंड की बेसिस पे जब प्रिस्क्राइब होता है, फॉस्फोरस 3, क्योंकि फॉस्फोरस 3 ऐसी रेमेडी है, पोटेंसी है, कि कभी भी अगर ब्रीथिंग कंप्लेन में अगर किसी पेशेंट को अगर आप दीजिएगा यूनिमिनिटी, वो बहुत जल्दी वर्क करता है रादर देन एनी पोटेंसी। कभी कभी कुछ कुछ देखिए, जो हमारी लर्निंग है, जो हमारी स्टडी है, हम लोग जो है, जैसे इससे पहले भी जो मैंने सेशन किया था, मैंने बता दिया था कि हम लोग इम्प्रिकल स्टडी करते हैं, इम्प्रिकल लर्निंग है मेरा, जो हमारे गुरु हमारे टीचर करते हुए आए हैं, और जो हमने बहुत सी किताब में पढ़ी है, जो रेफरेंस पे आती है, ये पोटेंसी वर्क करता है, ये पोटेंसी वर्क करता है, तीन चार जगह जब बड़े राइटरों से जब हम लोग सुन लेते हैं, तो हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं वही पोटेंसी यूज करने, और वो पोटेंसी बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देते हैं। फॉस्फोरस 3 हमारे यहाँ यूज होता है। इससे पहले मैंने लाइकोपोडियम फोरम का पोटेंसी मैंने बताया था, एक, जैसे कि, और जैसे कि हमने सैंगुनेरिया 6, स्पाइजेलिया 30, ये कुछ कुछ पोटेंसी ऐसा है कि अगर आप देंगे तो ये मस्त काम करेंगे। जैसे एक केस में इंसिडेंट आपने पोटेंसी पे पूछा, तो मैं बताता हूँ। एक पेशेंट था, एक पेशेंट नहीं था, ये पापा का कोई नॉन पर्सन था, होम्योपैथ थे, बहुत बड़े होम्योपैथ के डॉक्टर थे। उनको रेनल स्टोन हुआ हुआ था। उन्होंने फोन किया, ये बहुत तकलीफ हो रही है, रेनल स्टोन है, ऐसा है वैसा है, और दर्द जब उठता है उसके साथ वॉमिटिंग और नॉसिया में रहता है। पापा ने कहा आप ओसिमम कैन 6 आप लीजिए। तो उन्होंने कहा मैंने ओसिमम कैन 1M 200 1M 10M तक मैंने लिया, उससे कोई असर नहीं। पापा ने कहा जब मैं कह रहा हूँ पोटेंसी आप सिक्स लीजिए, आपको उससे फिर आप बताइए। और उन्होंने ओसिमम कैन 6 लिया है, उनके दर्द में भी कंप्लेन हुआ। आफ्टर फ्यू डेज के बाद उन्होंने बताया कि वो स्टोन भी पास आउट हो गई। तो कुछ पोटेंसी ऐसी है जो, देखिए, हम लोग भी लर्न कर रहे, सीख रहे। अगर आप, हम जितना क्लासिकल बुक, जितने बड़े लोगों का बुक रेफरेंस बेसिस पे अगर पढ़ेंगे, उन्होंने, बहुत लोगों ने बहुत सी पोटेंसी जो है, पोटेंसी के साथ मेंशन किया। बहुत जगह टाइलर ने भी मेंशन किया है, एनएम चौधरी आप पढ़िएगा, उस उन्होंने बहुत सी पोटेंसी किया है। और जैसे रॉबिन मर्फी की अगर बुक अगर आप पढ़ेंगे, उसमें जो होम्योपैथ वाला जो पार्ट देता है, रॉबिन मर्फी अगर पढ़ना है तो आप मोस्टली उसका जो कंपैरिजन और होम्योपैथिक वाला पार्ट जो होता है, जो उन्होंने कुछ केसेस बताया, उस उन्होंने बहुत जगह प्रताप मुजिमदार सर की केसेस है, और भी बड़े बड़े लोगों की केसेस है, उसको उठा के रेफर किया। उसमें भी बहुत जगह उन्होंने पोटेंसी यूज किया। जब अगर आप कभी भी वो सिम्टम अगर मिलता है, अगर आप प्रिस्क्राइब करते हैं और पोटेंसी अगर आपका थोड़ा मिसमैच होता है, तो आप जो पोटेंसी अगर वो यूज करिएगा, देखिएगा आपको बहुत अच्छा
काम देगा। जैसे कि मैंने कल के सेशन में कहा था, अफोरिज्म 3 के बेसिस पे कहा था कि हैनिमैन कहते हैं कि हमें नॉलेज ऑफ द मटेरिया मेडिका, नॉलेज ऑफ द मेडिसिन, नॉलेज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, नॉलेज ऑफ द प्रॉपर डोज एंड द रिपीटेशन का हमको नॉलेज होना चाहिए, तभी एक ट्रू प्रैक्टिशनर हीलिंग ऑफ आर्ट का हम कहलाने के हकदार हैं। सो समटाइम बहुत सी मेडिसिन ऐसी है जिसका वो पोटेंसी ही बहुत अच्छा काम करता है। जैसे लोग कहते हैं, जैसे फास्फोरस 3 हो गया, सैंगुनेरिया 6 हो गया, राइट साइडेड हेडेक है, अगर किसी को कोई सिम्टम नहीं मिल रहा, किसी चीज से आराम नहीं मिल रहा, किसी मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा, और उस दांत के सोने से अच्छा लगता है, साइनस का अगर प्रॉब्लम है और राइट साइडेड हेडेक हो रहा है, चाहे माइग्रेन का पेन हो रहा है, कोई रेमेडी आराम नहीं दे रही है, तो गिव सैंगुनेरिया 6। और सेम कंप्लेन एज अ रहे और लेफ्ट साइडेड अगर वो कंप्लेन हो तो आप यूज करिए स्पाइजेलिया 30। तो अगर इन केस ऑफ वेल इंडिकेटेड रेमेडी फेल्स, रेनल कैलकुलस के कोई उसके मोस्टली ये जो रेनल कैलकुलाई वाला जो मेडिसिन है, वो मोस्टली हम लोग एलएम पोटेंसी यूज किया, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और एलएम पोटेंसी में आप रिपीटेड कम 3 टाइम्स इन अ डे करके अगर आप रिपीटेशन में देते हैं तो आपको रेनल कैलकुलस जैसी मेडिसिन में आराम मिलेगा। और रेनल कैलकुलस ये जो मेडिसिन है, बहुत ही उसके लिए विजन चाहिए वो मेडिसिन सेलेक्ट करने के लिए, और सेलेक्ट हो जाता है अगर, तो फिर आप बेस्ट है कि आप लोएस्ट पोटेंसी LM1 पोटेंसी में अगर आप दे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो ये कुछ रेमेडी थी जो, और एक्यूट कंप्लेन था, कुछ क्रॉनिक केसेस थी जो मैंने अपनी लाइफ में मोस्टली, देखिए ट्यूबरकुलिनम और बेसिलिनम का बहुत लंबा ये समझ लिए टॉपिक है पूरा, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ट्यूबरकुलिनम बेसिलिनम, बहुत माइन्यूट है और बहुत डीप स्टडी है। इसके लिए इतना इजली 5 मिनट 10 मिनट में बोल देना, उसको डिफ्रेंशिएट करना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और हम अभी बहुत जूनियर है, बहुत लर्नर है कि ऐसे टॉपिक को डिफ्रेंशिएट करके बोलने पे। मैंने कहा ना कि आप लोग एम्पिरिकल लर्निंग वाले स्टूडेंट है, जो अपने टीचर उस्ताद को देखते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। फिर कहीं हम लोग अपने गुरु से पूछते नहीं है कि ये कैसे आप, ये क्यों दिए, ऐसा क्यों दिए, ये क्यों हुआ। उन्होंने कह दिया, देख लिया, हमने केस में देख लिया, अब वो हमारा काम आ गया। अब हमको, मेरा काम है कि उसको स्टडी करना, जितना वास्ट हम स्टडी कर सके, जितना बुक तक हम जा सके, जितना और बुक तक हम पढ़ सके। और ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ ड्रग अगर आप कहीं पे सीखते हैं, कोई अच्छे टीचर से सीखते हैं, प्रैक्टिशनर से अगर सीखते हैं, और वो ड्रग को अगर आप 10 15 20 बुक से, अगर जितना बुक है अगर आप पढ़िए, तो कहीं ना कहीं आपको खोज के वो मिल ही जाएगा। और बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस होता है क्लिनिकल, जहाँ आप जितने भी किताब आप पढ़ लीजिए नहीं मिलेगा, लेकिन वो मेडिसिन आप दीजिएगा तो वही काम करेगा। ऐसे बहुत से जगह पे मैंने देखा है, जैसे लाइसिन जैसी रेमेडी, डस्ट एलर्जी के लिए वन सिंगल रेमेडी है लाइसिन। ये किसी किताब में मैंने शॉर्ट उसका उसमें देखा था, लेकिन आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ, वो किताब अभी तक मुझे मिला नहीं। हाइड्रोफोमिनम इज द ओनली मेडिसिन विच एग्रीवेट डस्ट बाय डस्ट एलर्जी, ओनली रेमेडी।
और मैं अपने बहुत केसेस में ये सिम्टम पे एग्रेवेट डस्ट एलर्जी एंड द aggravation of the sunlight and the family history or the history of the patient with the dog bite, I always give lysine, and lysine कभी भी मुझे नुकसान या गलत या खराब रिजल्ट नहीं दिया, हमेशा सक्सेसफुल बनाया। लाइसिन अगर मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ तो कभी भी वो फेल नहीं करता। लाइसिन पोटेंसी कभी 30 भी दिया है मैंने, एलएम पोटेंसी में भी दिया है, और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आई थिंक सो टाइम हो गया, और इन जनरल मैंने डिस्कस किया है सारी चीजों को। तो ये जो मेरा लर्निंग है, जो मैंने बहुत से केसेस जो देखा है, जो ठीक हुआ है, जो अपने फादर के साथ जो रेगुलर बेसिस में एक्यूट कंप्लेन में, क्रॉनिक में जो जो मैं सीखा हूँ, और जिस पे रिजल्ट आया, जिस पे कमांड है, उसी मेडिसिन को मैंने डिस्कस किया है, और अदर कुछ भी नहीं। और ये जितना सिम्टम मैंने जो डिस्कस किया है, और ये सिम्टम अगर आपको मिलता है, आप मेडिसिन यूज करते हैं, तो आई अश्योर यू ये कभी आपको फेल होने नहीं देगा। लाइसिन dust allergy aggravates sunlight and the history of the dog bite, in the family history of the dog bite, and in the patient of the history of the dog bite, or sunlight aggravation and the dust allergy. तो टाइम हो गया है। हाँ, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है थैंक यू सर। अकरम जी। और एक सवाल वहाँ पर आ रहा है, बार बार जानना चाह रही हैं डॉक्टर ठक्कर हैं कि बैसिलिनम और ट्यूबरकुलिनम में क्या अंतर है, और बैसिलिनम ज़्यादा इंडिकेटेड क्यों होता है, ये सवाल आता है ना। जी सर, इस पे मैंने बोल दिया है सर, जो हम भी अभी लर्न कर रहे हैं, और अपने फादर को देखा है, और अभी तक हिम्मत नहीं हुआ ये डिफ्रेंसिएशन पूछने का सर। ओके, तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है। हम जी लोग के बीच में अभी डॉक्टर रक्षा ठक्कर भी मौजूद हैं, जी और रक्षा ठक्कर जी ने भी वो डॉक्टर एलएम खान के बहुत अच्छे शिष्य रही हैं, जी मेंटर है उनका। तो डॉक्टर रक्षा ठक्कर जी से भी मैं कमेंट चाहूँगा डॉक्टर एलएम खान के विषय में। आज हम लोग डॉक्टर एलएम खान को पढ़ रहे हैं, तो एक तो खुद पुत्र हैं और एक शिष्या हैं, तो मैं दोनों का स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर रक्षा ठक्कर जी से, जो हम लोग के इंग्लिश सेशन के अभी स्पीकर भी हैं, तो मैं रक्षा ठक्कर से जिसे बोलूँगा। अब मात्र हम लोग के पास में 3 मिनट बचा है, रक्षा जी आप जितना शॉर्ट में बोल सकते तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि अगले सेशन के स्पीकर हम लोग के ये मॉडरेटर ज्वाइन कर चुके हैं। एलएम खान सर के लिए तो जितना कहेंगे वो कम है। आई विल फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड फॉर एलएम खान सर। और उनका जो है सिखाने का जो तरीका है, दिल को छू जाता है, सच में दिल को छू जाता है। डॉक्टर अकरम खान सर, डू कन्वे दिस टू सर, जरूर बताना सर को। और जी जी रिगार्ड, जी और सर का ही एक केस पहले मैं शेयर करूंगी, फिर अपना सेशन जो है कंटिन्यू करती हूँ। एक सर जो एलएम खान सर ने बताया था कि एक लेडी थी, तो जो है उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा, वो टेरेस पे जाके, वाह कितना अच्छा लगेगा ना हम इधर से छलांग लगाएंगे। तो सर के पास जो है लेके आए, तो उनके पति वो कहने लगे, ऐसा करेगी तो मुझसे तो तकलीफ हो जाएगा, मैं ऐसे कैसे जीऊंगी और जीऊंगा, और जो है लेडी को मैं संभालू कैसे। लेडी तो बोल रही है, वाओ मैं टेरेस पे से ऐसे छलांग लगाऊं, कितना अच्छा लगेगा ना, कितना अच्छा फील। सर ने पूछा, आपको इसके बाद का कॉन्सिक्वेंसेस भी मालूम है क्या, कि क्या होगा? आप ऐसे बोल रहे हो, वो सब जाने दो, बट जो छलांग लगाने का जो मजा है ना, वो तो बेस्ट है। सर ने औरम मेटालिकम दिया, औरम मेटालिकम रेमेडी, तो सुसाइडल, बट हम वेट थोड़ी करेंगे,
कि आत्महत्या, नो वेट, आई गॉट ऑरम मेटालिकम विथ मी, मेरे पास ऑरम मेटालिकम है, मैं देता हूँ आपको या मैं देती हूँ आपको. दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रिस्क्राइबिंग व्हेन इट कम्स टू डॉक्टर एल.एम. खान सर. I traveled all the way. We recently met एल.एम. खान सर और उनके बेटे, उनको हम मिले थे. 3 hours ट्रैवलिंग था, लेकिन मैं गई. मैं बोला सर मेरे मेंटर है, गुरु है, मैं जरूर जाऊंगी, उनको मिलूंगी. दिस इज द ब्यूटी. यू कैन नॉट वेट. आत्महत्या तक वो वेट नहीं करेंगे. जो एलन की नोट का फर्स्ट लाइन ऑरम मेटालिकम का लाइवली, सर ने बताया था. लाइवलीनेस कैसे? जो हम गांव में जाते हैं तब नाले में जो बच्चे छलांग लगाते हैं, दैट इज दैट लाइवलीनेस. वो लाइवलीनेस होता है. ओके, सो थैंक यू मैडम. थैंक यू. थैंक यू एंड मैडम. ऑरम मेटालिकम. हाँ, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है. और हम थैंक यू लोग सो बहुत मच. अच्छे हैं कि दो शिष्या एक साथ में हम लोग के यहाँ पर हैं. तो हम प्लेजर लोग का टू शेयर एंड I owe it all to Dr. L.M. सर, Khan sir. मैडम It is his. हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे. हम लोग Thank you so तो much. ये हैंड ओवर Thank कर रहे हैं डॉक्टर मनोज जी को. ये रेडी हैं you. आपको. Thank you, Dr. Akram Khan sir also. सर को बोलना हम जरूर याद करते हैं और दिल में बसे है सर. थैंक यू एवरीवन. एंड अकरम खान जी फिर से आइए, हम लोग फिर आपका स्वागत करते हैं. बार बार आइए. और इसके साथ में सेशन इज हैंड ओवर टू डॉक्टर मनोज सर.